नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है, आज फिर दोबारा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। हमारे साथ हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री संजय अग्रवाल जी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मंत्री जी से कि आज के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में ब्रीफ करें सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कृषि के बारे में 3 और अन्य 3 निर्णय लिए गए। कृषि के बारे में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। किसान की 50 साल से जो मांगे थी वो आज पूरी हो रही है। पहला अत्यावश्यक कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। ये कानून कब बना था? बहुत पहले बना था, जब देश में किल्लत होती थी। आज कोई किल्लत नहीं है कृषि उत्पादन की, बहुतायत है। और इसलिए ऐसे समय ऐसे बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी। पहले तो मुझे याद है, शक्कर राशन पर सस्ती मिले इसलिए किसान के शक्कर पर भी लेवी होती थी। अभी भी कुछ कानून के प्रोविजंस ऐसे हैं कि जब कीमतें बढ़ती है तो तुरंत बंधन आते हैं खेती किसान पर, निर्यात बंद होती है, भंडारण पर निर्बंध आते हैं। ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लटकती तलवार ने निवेश को रोका, ना स्टोरेज बढ़ा, न निर्यात बढ़ी, न प्रक्रिया उद्योग बढ़े, न निवेश आया। आज इस लटकते तलवार को खत्म किया है और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है। ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज ये पूरी हुई है। निश्चित किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। बाकी 2 निर्णय है जिसकी जानकारी तोमर जी देंगे, मैं केवल एक शब्द में उसका उल्लेख करूंगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान मुक्त हुआ है। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा।
ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को, और एक वन नेशन वन मार्केट के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी, बहुत अच्छा कानून आज अध्यादेश की चर्चा हुई है, वो अध्यादेश के बारे में अधिक जानकारी जो हम कानून बनाने जा रहे हैं उसकी जानकारी तोमर जी देंगे। एक तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने के किसान को अनुमति मिली है। यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है और उसके सारे महत्वपूर्ण पहलू तोमर जी बताएंगे। चौथा एक निर्णय हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वी नो द वर्ल्ड सिचुएशन, industries are thinking to diversify their investments in different localities. So, to ensure that the investment enhance in India, an empowered group of secretaries has been formed. And simultaneously in every ministry, there will be project development cell. This will make India more investor-friendly destination and will also handhold the new industries. It will give fillip to domestic industries. It will bring synergies between ministries and departments, among center and state governments, in policy matters. It will give boost to the economy and open up immense direct and indirect employment opportunities. इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ते हैं, और वो रोजगार बढ़ना महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले, हर एक कल कारखाने के एस्टेब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। पांचवा एक महत्वपूर्ण निर्णय था, 11 जनवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और जिनका कश्मीर में बलिदान हुआ, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देने का फैसला आज लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को वहां कोलकाता में की थी। सो टुडे वी हैव रीनेम्ड द कोलकाता पोर्ट एज कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एक छठे निर्णय के अनुसार फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय हुआ है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय के 2 लैब्स है गाजियाबाद में। ये 2 लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है
और इससे दिस विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, and it will ensure standardization of Indian and other drugs. So the consequential changes which were required in drug and cosmetic rules, we have today decided to make necessary changes in the rules also. तो आज की बैठक में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय हुए और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट देश में आए इसके लिए भी निर्णय हुआ, और कोलकाता एयरपोर्ट का नाम और उसके साथ साथ फार्माकोपिया कमीशन, ये भी 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए। तो इसमें आत्मनिर्भर पैकेज की भी जो घोषणाओं को आकार देने का काम किया है और कुछ उसके बाहर के भी है। अंत में इतना ही कहूंगा कि मोदी सरकार ने किसानों का हमेशा पक्ष लिया है, चाहे वो पीएम किसान हो 6,000 रुपये भेजने वाला, या नीम कोटेड खाद हो, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या ज़्यादा क्रेडिट हो, या किसानों के लिए अनेक सुविधाएं तैयार की है। तो इसलिए ये किसान हितैषी सरकार है। मैं अब तोमर जी को दरख्वास्त करूंगा कि जो 2 महत्वपूर्ण उनके विभाग के निर्णय हुए हैं उसकी वो जानकारी देंगे। धन्यवाद माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय दंतवाला जी और उपस्थित सभी मित्रों। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दायित्व को संभाले थे। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी कोशिश है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब और किसान रहे। गरीब की ताकत बढ़े, किसान की ताकत बढ़े, खेती मुनाफे में आए, किसान की समृद्धता हो, गांव में संपन्नता हो, जिससे कि देश हमारा आगे बढ़ सकने में सक्षम हो। इसलिए गत 6 वर्षों में गांव के सर्वांगीण विकास और किसान की समृद्धि की दृष्टि से अनेक निर्णय हुए हैं, जो समय समय पर आप सबके सामने निर्णयों के रूप में आते रहे हैं, जिनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है। हमारे देश में किसान की बात हमेशा होती रही है, अन्नदाता कहकर हम पुकारते रहें, और जो संभव समय समय पर निवेश हुआ वह निवेश भी किया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा ये बात ध्यान में आती है कि किसान की माली हालत ठीक नहीं है। उसके अनेक कारण हैं। किसान परिश्रम करता है, पूंजी लगाता है, लेकिन समय समय पर उसको प्राकृतिक प्रकोप का भी भागीदार बनना पड़ता है। यदि फसल बीमा के माध्यम से उसके नुकसान की भरपाई की जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना नुकसान होता है सामान्य तौर पर वो कवर नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो किसानी के क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र का निवेश होना चाहिए
उस दिशा में हमारा देश प्रवृत्त नहीं हो पाता। और इसलिए जब भी बात चलती है तो किसान उत्पादन भी कर रहा है, किसान देश में पैदावार बढ़ा रहा है, किसान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब छोटे किसान से पूछो तो निश्चित रूप से वो अपने दर्द को बयां करता है। हमारे देश का जो कुल किसानी का क्षेत्रफल है और किसानों की संख्या अनुमानित 14 करोड़ के आसपास है, इसमें 85% किसान छोटा और मझोला है। तो बड़ा किसान तो सब प्रकार के साधन अपने आसपास इकट्ठा करने में सफल हो पाता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इस वजह से उसको समय समय पर परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का अपना अनुभव, उनका निर्णय करने का साहस, दूरदृष्टि और इसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों में अनेक ऐसे कार्य किए गए जिससे किसान को सुविधा बढ़े। 17-18 में अगर हम देखेंगे तो कृषि विभाग का बजट 41,850 करोड़ रुपए का होता था। आज यह बजट बढ़कर 1,35,000 करोड़ का है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करके अभी तक 9 करोड़ 54 लाख किसानों को लगभग 71,000 करोड़ रुपया उनकी जेब में डालने का काम हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ। यह इतना बड़ा सरकार का निवेश एक मुश्त आज तक कृषि के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को परिमार्जित किया गया। गत 2 वर्षों में 13,000 करोड़ किसानों का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 64,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों के माध्यम से की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सवाल हो या खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सवाल हो, सूक्ष्म सिंचाई का सवाल हो, इन सब के लिए लगातार योजनाएं बनाई गई, उसमें फंडिंग बढ़ाई गई, टेक्नोलॉजी की जो मदद दी जानी चाहिए उसको देने का प्रयास किया जा रहा है और इन सब का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए, किसान को सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके लिए किसान मानधन योजना लागू की गई। अभी केसीसी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 6.5 करोड़ लोगों पर हैं। 2.5-3 करोड़ की संख्या अभी ऐसी है जिनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है। उसके लिए अभियान चलाकर जल्दी ही इस लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा और यह लक्ष्य पूरा होगा तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के हाथ में पहुंचेगा। अभी केसीसी के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपया ऋण किसानों के पास है। पिछले दिनों आपको ध्यान होएगा कि हम लोग अभी पिछले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 31 मार्च की जगह ब्याज सब्सिडी की डेट को 31 अगस्त किया गया। इसका भी फ़ायदा किसानों को मिलने वाला है। एफपीओ बने, कंपनी एक्ट में बने, कोऑपरेटिव एक्ट में बने, लेकिन समूह खेती शुरू हो जिससे किसान की क्रय करने की भी क्षमता बढ़े, उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़े, लागत भी उसकी कम आए और वो अपने खेत में उत्पादकता बढ़ाने में भी सफल हो सके और सामूहिक रूप से वो अपने उत्पाद का विपणन कर सके।
इसके लिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस पर लगभग 6,866 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह भी एक तौर से सरकार की तरफ से खेती के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है। गत वर्ष फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अभी पिछले दिनों जब पैकेज की घोषणा हुई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि से जो संबंधित काम हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, हर्बल खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, इन सब के लिए भी प्रावधान किया गया और इसका निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती के क्षेत्र को फ़ायदा होने वाला है। अभी अल्पावधि ऋण कृषकों के पास 8 लाख करोड़ का है, यह आने वाले वर्ष में 15 लाख करोड़ होएगा। इस बात का भी प्रबंध किया गया है। नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष निवेश करता था, लेकिन कोविड संकट को देखते हुए इस बार वह 30,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगा, यह भी सरकार ने सुनिश्चित किया। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना जाए, ये मांग लंबे समय तक किसानों की रही, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद एमएसपी पर जो लागत पर एमएसपी 50% मुनाफा देकर की जाए, इसको साल में 2 बार घोषित करते हैं। उस दिन खरीफ की एमएसपी घोषित की गई थी और एमएसपी पर भी रिकॉर्ड खरीद आज देश में हुई है और आने वाले कल में भी एमएसपी पर यह खरीद जारी रहेगी। दूसरा, अभी प्रकाश जी ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है। यह भी निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जब इस बात की घोषणा हुई थी तो कई जानकार लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो उसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को आज़ादी अब इस अध्यादेश के माध्यम से मिलने जा रही है। इतना बड़ा महत्व इस ऑर्डिनेंस का है। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की एक कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहाँ से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहाँ पर ट्रेड हो सकती है और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इससे निश्चित रूप से किसानों को एक तो अपने उत्पादन को कहाँ बेचना, किसे बेचना, किस दाम पर बेचना, इसकी स्वतंत्रता और आज़ादी मिलेगी और दूसरी तरफ
आमतौर पर मंडी में जितने लाइसेंसी व्यापारी होते हैं, एक मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाइसेंसी होते हैं। जब ये खुलाव आ जाएगा तो इसमें कीमतों की प्रतिस्पर्धा में 30 की जगह 300 लोग आएंगे और जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी वह निश्चित रूप से किसान के लिए फायदेमंद होगी। इस में यह भी प्रावधान किया गया है कि बहुत सारी कानूनी अड़चनें न हों, किसी प्रकार का इंस्पेक्टर राज ना आए, क्योंकि मंडी से बाहर निकलेंगे प्रतिबंधों से, फिर कोई दूसरा इंस्पेक्टर आ गया तो इससे भी बचाव रखा गया। इसलिए किसी के पास अगर पैन कार्ड है तो वह भी व्यक्ति खरीद कर सकता है, एफपीओ खरीद कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के पैक्स वगैरह भी खरीद कर सकती हैं, लेकिन पैन कार्ड अगर होगा तो निश्चित रूप से वो लोग खरीद कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफॉर्म बना सकता है। ये ई प्लेटफॉर्म जो है बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी और उसका हिसाब किताब भी केंद्र सरकार रखेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और गड़बड़ करेगा तो उसको सुनवाई करना और उसको दंडित करना, उसको ट्रेड से बाहर करना, ये निर्णय निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी। कृषि उत्पादों के इस प्रकार के व्यवसाय पर कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। यदि ट्रेडर और किसान के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है, सामान्य तौर पर हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि किसान को हाल के हाल पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर किसी स्थान पर प्रक्रिया में कोई देर लगने वाली है, जैसे मान लो उसने चेक दिया और आज शुक्रवार का दिन है तो शनिवार और रविवार बैंक बंद रहेगी तो उसका पेमेंट सोमवार को ही मिलेगा, तो ऐसी परिस्थिति हमने कहा है कि तत्काल अथवा 3 दिन, और 3 दिन में उसको भुगतान करना ही होगा। लेकिन जिस समय उत्पाद की डिलीवरी होगी तो खरीदार व्यक्ति को उसको रसीद देना पड़ेगी कि आपका इस ग्रेड का इतना माल मैंने प्राप्त किया, इसका इतना रुपया बनता है, ये आपको परसों दिया जाएगा। ये रसीद उसको हाल के हाल देना होगी। यदि कोई विवाद की स्थिति बाय द वे बनेगी तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इसको न्यायालय से बाहर रखा है। पहली जो शिकायत है वो एसडीएम के पास जाएगी। एसडीएम सुलह कराने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करेगा। अगर सुलह नहीं होगी तो एसडीएम सुनवाई करेगा, 30 दिन के भीतर उसे निर्णय करना पड़ेगा। और अगर एसडीएम के निर्णय से संतोष नहीं है तो कलेक्टर के पास अपील हो सकेगी और कलेक्टर उसमें सुनवाई करेगा और निर्णय देगा। इस प्रकार से किसान को निश्चित रूप से इस मामले में पूरी सुरक्षा देने का काम हम लोगों ने किया है। इससे किसानों को कृषि उत्पाद के विक्रय में स्वतंत्रता मिलेगी, लाइसेंस राज्य से किसान मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा मिलेगा, विपणन में जो लागत आती है, किसान को ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर करना पड़ता है, उसकी लागत कम होगी तो उसकी आय में वृद्धि होगी। किसान अपना उत्पाद मंडी में ले जाने की बाध्यता से मुक्त हो सकेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और एक देश एक मार्केट जैसा प्रकाश जी ने कहा, यह सुनिश्चित करने में यह अध्यादेश निश्चित रूप से अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगा। विभिन्न राज्यों के विभिन्न नियम कानूनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादों का व्यापार में जो बहुत बाधाएं हैं, वे सब बाधाएं इस अध्यादेश के बाद ख़त्म हो जाएंगी और यह किसान के लिए एक तौर से बड़ा काम हो जाएगा। इससे किसान की सामर्थ्य बढ़ेगी
उसका उचित मूल्य उसको प्राप्त हो सकेगा। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले इसकी आवश्यकता जो किसानी के क्षेत्र को जानते हैं वो महसूस करते रहें। सरकारों के सामने भी ये विषय रहा है। पिछले बार मॉडल एक्ट के माध्यम से भी रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इसलिए ये अध्यादेश लाने का इस समय उपयुक्त समय इसलिए लगा कि कोविड-19 के दौरान जो कठिनाइयाँ आईं, किसानों को भी आईं। अगर यह अध्यादेश अस्तित्व में होता तो किसान के घर से ही खरीद हो सकती थी। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बहुत जो पालन टूटा खरीद केंद्रों पर, हम उससे बच सकते थे। तो इस समय जो फसल बची है वो फसल अच्छे दामों पर बिचे, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पाया है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण। माननीय प्रकाश जी ने आप सबके सामने संक्षिप्त में विषय रखा ही है, लेकिन प्रमुख रूप से हम सब इस बात को जानते हैं कि जो छोटा किसान है उस पर तकनीक का भी अभाव है, जानकारी का भी अभाव है और पूंजी का भी अभाव है। उसकी भूमि इस बात की इजाज़त देती है कि वो अच्छी गुणवत्ता और समृद्ध मानकों के अनुरूप अपने खेत में उत्पादन करे, लेकिन साधनों के अभाव में और उसका उत्पादन उचित मूल्य पर बेचेगा या नहीं बेचेगा, इस शंका के कारण कई बार वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति में और जल को बचाने की दृष्टि से भी एक विषय पूरे देश में चर्चा में है, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन। वो डाइवर्सिफिकेशन भी इसलिए नहीं हो पाता कि किसान को लगता है कि मैं गेहूं के रकबे से फल पर जाऊं और मैं अगर फलों का अच्छा उत्पादन करूं फिर मेरा फल को मार्केट कहाँ मिलेगा, और मार्केट अगर के लिए वो आश्वस्त नहीं है तो वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। और इसलिए इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी किसान से कोई भी प्रोसीजर कांटेक्ट करेगा और वो इस बात के लिए किसानों को तैयार करेगा कि आप आसपास के 100 किसानों को तैयार करो और ये 100 किसान मिलके आलू ही पैदा करें, या ये 100 किसान मिलकर फल ही फल पैदा करें, या ये 100 किसान मिलकर इस गुणवत्ता का फलाना जिन्स पैदा करें। मैं इसको पूरा का पूरा उत्पादन होने के बाद खरीदूंगा। अगर किसान को खरीद की गारंटी मिल जाए तो किसान उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ा सकता है, उत्पादन के मानक के अनुसार उत्पादन कर सकता है, क्योंकि उसको मूल्य की गारंटी है कि उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। ये अभी तक नहीं हो पा रहा था और इसके कारण आज इस बात की आवश्यकता है कि किसान का रकबा कम हो, किसान की लागत कम लगे, किसान का पानी कम लगे और किसान फर्टिलाइज़र का उपयोग कम से कम करे या ऑर्गेनिक की तरफ जाए। यह समय की आवश्यकता है और कम रकबे में और कम लागत में ऐसी फसल पैदा करे जिससे कि उसको उत्पादन का अधिक मूल्य मिले, जिससे कि वो अपनी समृद्धता को बढ़ा सके। यह तभी होगा जब आने वाले कल में उसको अच्छा मूल्य मिलने की गारंटी होगी। यह ऑर्डिनेंस जो है इस बात की इजाज़त किसान को देता है और इस बात की इजाज़त व्यापारी को, कंपनी को, प्रोसेसर कंपनी को और एफपीओ इत्यादि सभी संगठनों को ये देता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने
जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों में किसान की संरक्षा पूरी करने की कोशिश की है। इसमें जो अनुबंध होगा वो अनुबंध के जो मॉडल हैं वो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भिन्न भिन्न भाषाओं में, जितनी भाषाएं देश में हैं 20-22, उन भाषाओं में बना के राज्यों को उपलब्ध कराएगी। और उसके प्रकार कई होंगे, जिन्सवार होंगे। कोई पोल्ट्री के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, कोई गोट्री के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, डेयरी उत्पाद के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, फलों के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट बनाकर हम उनको उपलब्ध कराएंगे और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत पैदा किए गए कृषि उत्पादों के खरीद बिक्री पर राज्य का कोई अधिनियम लागू नहीं होगा। इस पर भी कोई मंडी टैक्स, ये वो इंस्पेक्टर इधर से उधर कोई उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा। किसानों को गारंटी युक्त मूल्य मिलेगा जिसका निर्धारण एग्रीमेंट की शर्तों में किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक किसान ने तय किया कि मैं केले का उत्पादक हूँ और मैं आपको 10 रुपये किलो में केला दूंगा। अब दोनों लोगों का एग्रीमेंट हो गया, 10 रुपया मिनिमम प्राइस तय हो गया। तो 10 रुपया देने के लिए वो कंपनी वाला किसान को बाध्य रहेगा, कैसी भी परिस्थिति और कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति रहे। लेकिन ये मिनिमम कीमत होगी, लेकिन फसल जब आएगी तो हो सकता है उसका भाव ज़्यादा हो, और अगर ज़्यादा भाव होगा तो उस ज़्यादा भाव में भी किसान का हिस्सा होगा। अगर प्रतिकूलता होगी तो मिनिमम मूल्य की गारंटी होगी, और अधिक मूल्य बढ़ेगा तो उसका मैकेनिज्म हम तय करके देंगे, और उस बढ़े हुए मूल्य का भी एक भाग किसान को मिलेगा, जिससे कि निश्चित रूप से उसको अपने उत्पादन का पूरा मूल्य मिल सकेगा। इसमें एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार से किसान की भूमि प्रभावित नहीं होगी। इस एग्रीमेंट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि वो उसकी भूमि पर लीज कर लिया या उस भूमि को लोन लेके गिरवी रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस एग्रीमेंट में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर किसान और इंडस्ट्री या किसान और अन्य संस्था, जिन दोनों के बीच में अनुबंध है, अगर उनमें कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो विवाद के लिए एसडीएम और आपका कलेक्टर दोनों कोर्ट रहेंगे, जिनमें वो अपने वाद को ले जा सकते हैं और वहाँ से निर्णय होगा। लेकिन किसान के विरुद्ध कोई भी निर्णय उसकी भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कलेक्टर ने निर्णय दे दिया कि भाई कि इस किसान को इतना पैसा इसे देना पड़ेगा, इसको घाटा हो गया, आपके एग्रीमेंट का उल्लंघन है, तो आप कहीं से भी दीजिए, नहीं दीजिए तो आप की ज़मीन है इसको बेच के दे दीजिए या ज़मीन के बदले दे दीजिए, तो उसकी भूमि के विरुद्ध कोई भी अधिकारी निर्णय नहीं सुना सकेगा। और किसान से इंडस्ट्री वाला सिर्फ उतना ही वसूल कर सकेगा जितना उसने आदान किसान को दिया है। अगर उसने कोई एग्रीमेंट करते समय एडवांस दिया है तो वो उसे मिल सकेगा, अगर उसने कोई बीज दिया है तो उसे मिल सकेगा, कोई पेस्टिसाइड दिया है तो उसकी जो कीमत है उतना ही ले सकेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकेगा। और किसान का इस दृष्टि से इसमें लाभ ही लाभ है और किसान को पूरा संरक्षण देने का प्रयास इस ऑर्डिनेंस में दिया गया है। इससे खेती के क्षेत्र में निश्चित रूप से फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसान बुआई से पहले ही विपणन का समझौता कर चुका होगा, बिचौलियों का सफाया होगा, किसानों को उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा, विपणन की लागत कम होगी, पारदर्शी तरीके से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक और बड़े विक्रेताओं, निर्यातकों से किसान सीधा
इससे जुड़ पाएगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, निजी निवेश आकर्षित होगा, हमारे यहाँ जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए वो इस दिशा में प्रवृत्त हो सकेगा और कृषक उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में ज़मीन की गुणवत्ता युक्त कृषि आदान, वेयर हाउसिंग, कटाई पश्चात मैनेजमेंट, प्रसंस्करण, इन सब चीज़ों में निवेश बढ़ेगा। और जो मैंने पहले बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़ा पैकेज अभी सरकार ने दिया है, वो सारा पैकेज इस पूरे कृषि क्षेत्र को आगे लाने में निश्चित रूप से बहुत ही कारगर और सार्थक सिद्ध होगा। मैं समझता हूँ कि ये तीनों ऑर्डिनेंस किसानी के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में और किसान को आज़ाद करने की दृष्टि से आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसा मेरा आप सब लोगों के बीच में अपना वक्तव्य है। बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई विषय हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। एक पहले ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते सर, आपसे है सर। सागर पाटिल डेली पुडारी से है सर, उनका सवाल, आज हमारा कृषि का उत्पादों का निर्यात न्यूनतम है, क्या सरकार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी जिसमें किसानों की भागीदारी होगी उसके बारे में विचार कर रही है? स्वाभाविक रूप से कृषि का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, निर्यात बढ़े और हम वैश्विक मानकों के अनुसार अपने उत्पादन को उस प्रतिस्पर्धा में रख सकें, इस दृष्टि से ही इस समग्रता में इस पूरे अध्यादेश को लाया गया है। 59। मैं नरेंद्र सिंह, पीटीसी न्यूज़ से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आने वाले दिनों में गेहूं और धान पे एमएसपी क्या ख़त्म करने जा रही है? आप किसान को कैसे इस बारे में आश्वस्त करेंगे? हमें पता चला है कि कैबिनेट में ये मुद्दा हरसिमरत कौर बादल ने भी उठाया था, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी 2 दिन पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें खरीफ की फसलों का एमएसपी हमने घोषित किया है और मैंने जब अपनी बात प्रारंभ की थी तो यहीं से की थी कि मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मानकर लागत पर 50 गुना लाभ देकर एमएसपी घोषित करना प्रारंभ किया है। 2 दिन पहले हमने एमएसपी घोषित की है, एमएसपी पर खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी एमएसपी पर खरीद होती रहेगी। जो लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करना है तो मैदान में जाकर अन्य विषय पर राजनीति करें। किसान के साथ 70 साल तक अन्याय होता रहा है, आज न्याय होने जा रहा है, इस पर कम से कम राजनीति न करें। 39। सर, ये जो ऑर्डिनेंस लाएंगे एबीएमसी एक्ट में, ये क्या अमेंडमेंट करेंगे उससे या कि टोटली उसको रिप्लेस करेंगे? दूसरी चीज़ जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत है, क्या विषय में है, क्या उसको स्क्रैप कर रहे हैं टोटली या कि अभी वो कानून रहेगा और उसको आपने डाइल्यूट किया है? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से कुछ वस्तुएं बाहर, कुछ फसलें उससे बाहर की है, ये है, यानी सुधार है, वो किसान हितैषी सुधार है। ये दूसरा एपीएमसी एक्ट में सुधार नहीं है, ये नया एक्ट है और ये ट्रेड के लिए है। आई थिंक जस्ट एक सिमिलर क्वेश्चन है। उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है। एपीएमसी रिफॉर्म्स विल इंश्योर कि फार्मर्स के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मिले हैं उनको सर, लेकिन सिर्फ 10% ही फार्मर्स हैं जिनको की बेनिफिट मिलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, तो बाकी लोगों का क्या होगा इसी तरह? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश में 85% छोटे किसान हैं और अब ये बात सिद्ध हो गई, क्योंकि पहले किसानों के बारे में ऐसे संख्या झूलती रहती थी, कुछ सर्वे जो होते रहते थे उनके आधार पर ही लोग अपना बोलते रहते थे। अभी पीएम किसान योजना
लागू हो गई और पीएम किसान योजना जब लागू की तो एक अनुमान सब तरफ से लगाया गया कि 14 साढ़े 14 करोड़ किसान हमारे देश में होंगे और अभी तक एक पूरा साल हो गया, लगभग 72,000 करोड़ रुपया उस योजना के अंतर्गत किसानों पर पहली, दूसरी, तीसरी किस्त के रूप में पहुंचा है, लेकिन अभी 10.5 करोड़ लोग ही पंजीयक हो पाए। तो जितने किसान हैं उनका 85% छोटा किसान है। अब एक किसान अगर 10 क्विंटल गेहूं पैदा करता है तो अपने 10 क्विंटल गेहूं को 50 किलोमीटर ट्रॉली में डाल के ले जाए तो ट्रॉली का खर्चा कितना पड़ेगा? मैं समझता हूं कि उसको आने और जाने का ही इतना खर्चा हो जाएगा कि उससे तो बिना जाए वो वहीं बेच दे तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज से तो बच ही जाएगा। इसलिए ये जो छोटा किसान है, इस छोटे किसान तक व्यापारी भी पहुँचे, प्रोसेसर भी पहुँचे, टेक्नोलॉजी भी पहुँचे, पूंजी भी पहुँचे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुँचे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसका जो उत्पादन है वो उसके घर या उसके करीब से किसी भी खेत से खरीदा जा सके, जिससे कि उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में कमी आए और उसकी लॉजिस्टिक जो खर्च है वो बच सके। इसलिए ये छोटे जो किसान हैं उनके लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद होने वाला है। बड़े किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन जो छोटा किसान है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। 31। सर, 2 सवाल है मेरा। पहला सवाल एपीएमसी एक्ट में जो आपने बदलाव किया है, आपने कहा कि मॉडल एक्ट पहले दिया गया था लेकिन नहीं चल पाया क्योंकि राज्यों को करना था, उनका कई जगह विरोध भी था। क्या इस बार आपने राज्यों को ऑन बोर्ड लिया है क्योंकि एक सेंट्रल कानून आप बना रहे हैं? खासकर जैसे बड़े राज्य हैं, पंजाब जैसे राज्य जहाँ इस तरह काफ़ी उत्पादन होता है, उन राज्यों का क्या रिस्पांस रहा है? सभी राज्यों का मैं पूछ रहा हूँ, खासकर बड़े राज्य, क्या वो तैयार हैं इसको लागू करने के लिए? क्या आपको लगता है कि एक सेंट्रल कानून राज्यों पर ऊपर से थोपा नहीं जाएगा? दूसरा एक सर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला है, जब भी कीमतें बढ़ी हैं, खासकर दाल और प्याज की हमने 2-3 साल में देखा है, इस कानून से स्टॉक होल्डिंग लगाकर दाम की कीमत रोकी गई है। क्या आपको लगता है कि जमाखोरी को बढ़ावा नहीं मिलेगा जो आप लोगों ने डाइल्यूट किया है उसको? किसान व्यापार करना चाहता है और किसान अच्छी कीमत पाने का अधिकारी है और इसलिए हम ये निश्चित कहेंगे कि आज के सुधार है इसमें ग्राहकों का भी संरक्षण है, किसानों का भी संरक्षण है और पूरे प्रोसेस का एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि आज तक जो एक तलवार लटक रही थी वो तलवार उससे हटाई गई है। इतना ही काम है। 79 you are having these items which have been excluded. उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल मिला के जो एपीएमसी मॉडल एक्ट था वो अलग था। ये जो ऑर्डिनेंस है ये उससे बिल्कुल अलग है। यह ऑर्डिनेंस अंतर्राज्यीय व्यापार के मामले में केंद्र सरकार कोई कानून बना सकती है, यह अधिकार केंद्र सरकार को देता है। इससे किसानों का फ़ायदा होगा, किसानों की बंदिशें ख़त्म होंगी और किसानों को फ़ायदे के लिए जब ये कानून लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें किसी का कोई मतभिन्नता नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा और बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बहुत बड़े उत्पादक राज्य हैं और उन सब राज्यों के किसानों को निश्चित रूप से मैं बहुत प्रशंसा भी करना चाहता हूं, उनके सामने नमन भी करना चाहता हूं और मैं उन सब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जो कानून है यह उनके जीवन में पूरी तरह बदल लाने वाला है। जो मॉडल एक्ट 2017 की बात थी वो ये व्यवस्था करता है कि एपीएमसी के अंदर कैसे व्यवसाय होगा और फिजिकल मार्केट के अंदर, और एपीएमसी के बाहर के प्राइवेट डायरेक्ट मार्केट खुलने का व्यवस्था थी।
ये अधिनियम मार्केट को नहीं टच करता है स्टेट वालों के लिए, इसके बीच का पूरा जो देश है उसमें व्यापार की छूट देता है। 79 ऑर्डिनेंस है, स्टेट के कंसल्टेशन जहाँ तक बात है, सब राज्यों के सचिवों के साथ मई की 21 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस से विचार विमर्श किया गया था, उनके अभिमत भी लिया गया था, उनको शेयर भी किया गया था। और ऑर्डिनेंस में लंबी अवधि नहीं होती है, कोविड दिशा में एक शॉर्ट अवधि की जाती है, वो रजामंदी की गई थी। और ये सारा व्यापार उस बीच के एरिया का है जिसमें मॉडल में कोई व्यवस्था नहीं है, और तो किसान को बाजार में ही जाना वो व्यवस्था थी, बाजार उस तक पहुंचे ये व्यवस्था उसकी है, कोई भी पहुंचे पैन कार्ड सरकार ये वो व्यवस्था है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक छोटा सवाल नहीं है, करेक्शन चाहते हैं आपके पास से, क्लेरिफिकेशन सॉरी। आपने कहा कि किसान और खरीदार के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम पास जाएगा, और एसडीएम 30 दिन के अंदर बाउंड है, वहाँ नहीं सुलझता है तो डीएम के पास जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कोई किसान कलेक्टर साहब पास कितने दिन तक जाएगा, क्योंकि कलेक्टर के ऑफिस जाना ही किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। वहाँ पर कितने दिन में ये समस्या का समाधान हो जाए, कोई टाइम बाउंड है वहाँ? मैंने आपको इसीलिए कहा कि इसके 3 चरण हैं। पहली बात तो मेरे और आपके बीच में अनुबंध है, तो ये जानबूझकर और सोच समझकर ही होगा, इसलिए इसमें विवाद की गुंजाइश कम है। क्योंकि मैं आपके साथ अनुबंध कर रहा हूँ तो मैं भी फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, और किसान मेरे साथ अनुबंध कर रहा है तो वो किसान अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, तो इसलिए विवाद की गुंजाइश कम है। लेकिन फिर भी इसके 3 चरण हैं। पहले सुलह की कोशिश, उसके बाद अगर ये कोशिश असफल होती है तो एसडीएम का न्यायालय, एसडीएम के न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है तो अपील कलेक्टर के यहाँ। जब ये कानूनी प्रावधान हो जाएगा तो वो सुनवाई करेंगे ही, किसान को मिलेंगे ही, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। दूसरा मेरा इस मामले में यह आग्रह है कि एसडीएम और कलेक्टर दोनों को 30-30 दिन में निर्णय देना है, ये बाध्यता रहेगी। 13 बनाया गया है, इसको हेड कौन करेगा? एंड सेकेंडली, ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और ये जो पीडीसीज हैं, ये इनका मतलब व्हेन विल दिस बी इम्प्लीमेंटेड? कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन रहेंगे, और सीईओ नीति आयोग, सेक्रेटरी डीआईपीपी, सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट की जिसका प्रपोजल होगा तो वो रहे। 26 सर, एक क्लैरिफिकेशन के लिए, ये जो सेकंड ऑर्डिनेंस की आपने बात किया, ये क्या एपीएमसी एक्ट को एक्चुअली रिप्लेस कर रहा है, या एपीएमसी एक्ट जहाँ पर है ये अलग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए है? एपीएमसी एक्ट राज्य का है और ये सेंट्रल का एक्ट है। एपीएमसी एक्ट रहेगा। एपीएमसी एक्ट जहाँ एपीएमसी घोषित है उस परिधि के भीतर एपीएमसी काम करेगी, और जो उसकी परिधि में नहीं है उस पूरे देश में ये एक्ट काम करेगा। थैंक यू सर। और सर एक दूसरा सवाल सर, आज देयर आर मेनी क्वेश्चंस सर एक छोटा सा सवाल सर, आज मसूर पे इंपोर्ट ड्यूटी 30% से घटाकर 10% किया गया है, तो कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशन का बात है कि फार्मर्स को अच्छे भाव मिल रहा है, तो क्यों फिर ये क्यों किया गया है? मसूर की दर एमएसपी के ऊपर ही चल रही है, तो एमएसपी का न्यूनतम दर मिल रहा है, उसकी उपलब्धता के लिए 10% किया गया। तोमर सर इधर से, उसके बाद भी उसका रेट एमएसपी के ऊपर लागू होता है, इंटरनेशनल बाजार के ऊपर। तोमर सर इधर से, हर साल आप लोग गेहूं की और दोनों रबी और खरीफ की फसलों का आप 50% या जो भी नए दरों से आप अनाउंस करते हैं। बहुत सारे स्टेट है, इसमें बिहार का मैं जिक्र करना चाहूंगा, पैक्स खरीदारी करती है और धान छोड़ के कोई भी फसल नहीं करती। 8 से 9 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है बिहार में एनुअली। आप डाटा बता दीजिए सर बिहार में कि 10,000 क्विंटल भी गेहूं की खरीदारी बिहार सरकार ने की होगी। तो क्या एनडीए रूल्ड सरकार है, आपकी सरकार है, उन किसानों का इस पूरी योजना का, पूरे घोषणा का कोई फायदा मिल पाता या नहीं पाता? मेज की इतना प्रोडक्शन है। हाँ, सर ऐसा है कि एमएसपी की खरीद जो है वो मिनिमम गारंटी देती है कि इतनी प्राइस मिलेगी ही। बाजार में उसके कम कीमत आती है तो राज्य सरकार को तुरंत, और हम मदद करते हैं उसमें। सर आई थिंक इट्स ओवर नाउ योर क्वेश्चन 16।
प्रकाश जी, जो महाराष्ट्र और गुजरात पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है, उस बात को लेकर क्या आज कैबिनेट में कोई चर्चा हुई? किस तरीके से जान माल के नुकसान को कम किया जाए और सेंटर क्या हेल्प कर रहा है? आज के कैबिनेट का ये विषय नहीं था, लेकिन विषय आपने अभी पूछा है तो एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी गई है। केंद्र सरकार ने पूरा रिव्यू दोनों राज्यों के साथ लिया है और मेरी उम्मीद है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 63। और सर, जिस तरह से आपने एमएसपी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने किया था तो कैबिनेट में एमएसपी बढ़ाया गया था, इस वक्त भी सर आप ओपन मार्केट कर रहे हैं, साथ ही साथ एक तरह से कहीं ना कहीं कैप भी, जैसा कि प्रशांत सर ने भी पूछा था, कहा था कि कैप हटा दिया गया था, होर्डिंग लोग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लेशन पर भी अगर जो असर होगा उसे कैसे चेक करेंगे? नहीं, इससे मुझे लगता है कोई फर्क नहीं आएगा। इससे किसान का भी फायदा होगा और किसान का खर्चा कम होगा, तो जो कंज्यूमर के पास जब आएगा तो निश्चित रूप से उसको भी चीज़ें सस्ती मिलेंगी। आई थिंक दैट्स ऑल। लास्ट, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.